हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर फिर से ऑनलाइन स्टडीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इसके पहले के लेक्चर में जो टॉपिक अधूरा छोड़ा था उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। हमने इससे पहले के लेक्चर में एक व्याकरण टॉपिक शुरू किया था। यही वो जो टॉपिक था वो आधा अधूरा छूट गया था, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आई होप आप सब लोग अच्छे से घर बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे और अपना होमवर्क भी रेगुलर कंप्लीट करेंगे। हमने व्याकरण के टॉपिक में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य ये टॉपिक स्टार्ट किया है। उसमें हमने 2 नियम देखे थे। पहला नियम था पद क्रम संबंधी नियम। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, उसमें कई जगह पर कानों, मात्र या कुछ शब्दों की भूल होती है तो वो अशुद्ध हो जाता है। उसकी वाक्य रचना में और उसके क्रम में कुछ बदलाव आ जाए, पहले कर्ता फिर कर्म, इसकी बजाय पहले कर्म और बाद में कर्ता आ जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसे शुद्ध करना होता है, यानी कि अच्छे से ठीक तरीके से लिखना होता है। पदक्रम संबंधी नियम में हम लोगों ने 7 नियम देखे थे। उसमें क्या क्या देखा था वो मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो विभिन्न पद दिए गए होते हैं, वाक्य में जो विभिन्न पद दिए गए होते हैं उसको अपने क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। वाक्य रचना में पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। उसका उदाहरण था जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। कर्ता और कर्म को छोड़कर प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। देखिए, ये दूसरा नियम था कि कर्ता और कर्म है उसके बीच में कुछ ऐसी क्रिया है वो भी स्थान लेती है तो वो अशुद्ध वाक्य नहीं होता। माँ अपने पुत्रों के लिए, देखिए यहाँ पर माँ और पुत्र के बीच जो अपने शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शेष कारक प्रायः, यानी कि कुछ ऐसे वाक्यों में बीच बीच में ऐसे पद का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। देखिए, प्रश्नवाचक पद यानी कि जिसके उद्देश्य में हम प्रश्न पूछते हैं वो जो पद होता है, यानी कि पद में हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं उसमें जो पहला पद होता है वो पहले स्थान पर होता है। उदाहरण में देखें तो क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। अपराधी का पता चला, तो किसका पता चलना था? अपराधी का, तो अपराधी है वो पहले स्थान पर है। आगे चौथा नियम देखा था, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि हम क्या क्रिया करने वाले हैं, उसमें क्या विशेष है, वो जो क्रिया करते हैं उससे पूर्व आते हैं ऐसे शब्द। यानी कि देखिए, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना है वो क्रिया है, लेकिन क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। वो कैसे चल रहा है? विशेष रूप से धीरे धीरे चल रहा है, इसीलिए जो क्रिया विशेषण होती है वो क्रिया के पद से पहले आती है। 5वां नियम देखा था, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। देखिए, तर्क संगति यानी कि एक जैसे शब्द दिए गए हो लेकिन उसमें तर्क होना चाहिए, उसका मतलब सही से बैठना चाहिए।
छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। इसमें कोई तर्क नहीं है, एक फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। तो उसका सही वाक्य शुद्ध वाक्य था, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। देखिए, फूलों की एक माला पहना सकते हैं, लेकिन एक फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। इसलिए जो शब्द होते हैं उसमें तर्क संगति होनी चाहिए, यानी कि वो विशेष रूप में अपने स्थान पर होने चाहिए, तो ही वाक्य का शुद्ध और सच्चा मतलब निकलता है। छठा नियम था, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया क्रिया से पहले होता है। देखिए, नकारात्मक अर्थ में न या नहीं शब्द का उपयोग क्रिया से पहले होता है, यानी कि जो क्रिया होती है उससे पहले न, नहीं, ऐसे जो नकारात्मक शब्द होते हैं उसका उपयोग पहले होता है। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, तो क्या मांगना था, वो क्रिया है, लेकिन उससे पहले नहीं, न, ऐसे नकारात्मक शब्द का उपयोग होता है। आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य में अंत में होता है, यानी कि हम किसी को आग्रह करते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो उसमें जो न शब्द है, उस जो अवयव है न, उसका उपयोग वाक्य के अंत में होता है। आप चलोगे ना, यानी कि हमने आग्रह किया, आप मेरे साथ चलोगे ना, तो वो आग्रह में जो न अवयव का उपयोग है वो वाक्य के अंत में होता है। ये पदक्रम संबंधी नियम के 7 नियम थे। उसके बाद हमने अन्वय संबंधी नियम देखे थे। तो अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता, किसी भी वाक्य में क्रिया, वचन, लिंग, काल, पुरुष, इस सब का जो मेल होना चाहिए वो ठीक से बैठना चाहिए, तो ही वह वाक्य अपने आप में उसका अर्थ निकाल सकता है, उस वाक्य का कोई अर्थ बनता है। इसमें हमने देखा था कि जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है, यानी कि कर्ता और कर्म विभक्ति सहित हो तो उसकी जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो यहाँ पर देखिए, माँ ने लड़की को बुलाई, माँ ने लड़की को बुलाया। बुलाई ये स्त्रीलिंग वचन था, बुलाया ये पुल्लिंग वचन है, इसलिए कर्ता और कर्म विभक्ति दोनों साथ में हो तभी पुल्लिंग एक वचन में वाक्य रहता है। भिन्न भिन्न लिंगों की 2 या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। पहले हमने देखा कि कर्ता और कर्म दोनों एक ही हो, एक ही विभक्ति में आते हो, तो उनकी जो क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन में आती है। दूसरा नियम ये कहता है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न लिंगों या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं बताई गई हो तो उसमें जो क्रिया है वो अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। एक से अधिक लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसे 2-3 लिंगों का समावेश एक ही वाक्य में हो तो वहाँ पर क्रिया है वो पुल्लिंग बहुवचन में आती है। यानी कि राम, लक्ष्मण और जानकी, तो राम लक्ष्मण है वो पुल्लिंग हुए और जानकी है वो स्त्रीलिंग हुए, तो यहाँ पर उनकी जो क्रिया है वो पुल्लिंग बहुवचन में आती है कि वो तीनों वन में गए। यहाँ पर गया लिखते तो वो एक वचन हो जाता, गए लिखना यानी कि पुल्लिंग बहुवचन। आगे देखते हैं तीसरा नियम। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो वाक्य में कर्ता का जो लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग,
वो अज्ञात हो यानी कि मालूम ना पड़े तो वह क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? तो तुम्हारा, तुम्हारी ये अज्ञात हुआ, ये हम किसी भी लिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा नियम देखा था, आदरार्थक एकवचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आदरार्थक यानी कि हम जिसे आदर सम्मान से बुलाते हैं, ऐसे महानुभावों, ऐसे नेताओं के लिए जो क्रिया होती है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है कि गांधी जी महान नेता थे, नेता थे, महान नेता थे। था ऐसा नहीं कह सकते, इसीलिए ऐसे महानुभाव है आदरार्थक के लिए जो क्रिया होती है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है। पांचवा नियम था, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। देखिए यहाँ पर कुछ ही शब्द दिए गए, ऐसे कई शब्द रोजाना उपयोग होते हैं जिसके साथ बहुवचन प्रयुक्त होता है, जो क्रिया होती है वो बहुवचन में होती है। उसके आंसू रुकते ही नहीं, मेरे प्राण संकट में आ गए। देखिए आ गए ये बहुवचन है, रुकते नहीं ये भी बहुवचन है, रुकता नहीं, आंसू कभी एक नहीं आता, आंसू दोनों आँख में से आते हैं, इसलिए वो बहुवचन कहलाते हैं। तो उसके आंसू रुकते नहीं। छठा नियम देखा था, प्रत्येक, हर एक, एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए प्रत्येक, हर एक, ऐसे कई शब्द होते हैं, एक ऐसे शब्दों के साथ जो क्रिया होती है वो एक वचन में, और उसका उसके जो संज्ञा दी गई हो वो भी एक वचन में प्रयोग की जाती है। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। देखिए प्रत्येक लड़के नहीं लिखा जाता, लड़के यानी कि सभी लड़के, वो बहुवचन हो जाता है, वहाँ पर सही लिखा जाता है क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, प्रत्येक लड़का। आगे सातवां देखते हैं नियम, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है उसके साथ उसके लिंग का और सर्वनाम का प्रयोग उसके हिसाब से होता है। जो लिंग दी गई होती है यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसके साथ जो सर्वनाम दिया गया है उसका प्रयोग उसके उच्चारण के साथ ही पता चलता है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ऐसा बोलना सही वाक्य है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है ये बोलना गलत होगा। आगे देखते हैं, यह मेरी कॉलेज है, यह मेरा कॉलेज है, मेरी कॉलेज, ये वाक्य अशुद्ध है, इसीलिए यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है उसके साथ जो सर्वनाम है वो अपने आप बोलने पर ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आठवां देखते हैं नियम, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य में संज्ञा दी गई होती है वो लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग करती है, यानी कि लिंग को पहचान कर उसके साथ जो विशेषण, जो क्रिया या कोई शब्द दिया गया हो तो वो लिंग के अनुसार ही उसका उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर गलत वाक्य दिया गया है, आज मौसम सुहावनी है, सुहावनी है ये विशेषण है वो गलत दिया गया है। जो संज्ञा के अनुसार जो लिंग दिया गया है मौसम, तो उसके साथ सुहावना है यह सही वाक्य है, जो विशेषण है वो सही होना चाहिए।
आज मौसम सुहावना है। सुहावनी ये गलत है। आजकल कपास महंगा है। आजकल कपास महंगा है ऐसा नहीं कह सकते। जो कपास है उसका लिंग देखे तो वो स्त्रीलिंग होता है, तो उसके साथ महंगी विशेषण जाता है। आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है। नाक है वह भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अनुसार देखे तो स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ जो विशेषण है वह भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। उसकी नाक लंबी है। पित्तल पीली होती है। पित्तल पीला होता है। यह वाक्य सही है। पीली होती है यह वाक्य गलत है। 9वां नियम देखते हैं। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया का प्रयोग करते हैं वो भी हमें संज्ञा के लिंग के अनुसार ही करना चाहिए। तो उसके उदाहरण देखते हैं। मेरी आम सड़ी हुई है। देखिए, मेरी आम नहीं कह सकते, आम है वह पुल्लिंग है, तो उसके साथ जो क्रिया है सड़ी हुई वो पुल्लिंग ही होनी चाहिए। मेरा आम सड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण है, तुमने झूठ क्यों बोली। तुमने झूठ क्यों बोला। देखिए, क्यों बोली ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो लिंग के अनुसार क्रिया का गलत उपयोग है। तुमने झूठ क्यों बोला वह सही प्रयोग है। आत्मा नहीं मरता। आत्मा है वह भी स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ मरती यह क्रिया सही बैठती है, तो उसका सही वाक्य है आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। उसके बजाय सही वाक्य है बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। बर्फ है वो भी स्त्रीलिंग रूप है। जो संज्ञा दी गई है बिकता वह गलत है। स्त्रीलिंग के अनुसार बिकती यह सही प्रयोग है। 10वां और आखिरी नियम है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का की का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो विभक्ति दी गई है यानी कि हम बीच बीच में जो का की ऐसे छोटे छोटे अवयव का उपयोग करते हैं, वह भी हमें संज्ञा के लिंग के अनुसार ही प्रयोग करना होता है। यानी कि हमें जो संज्ञा दी गई है उसके लिंग को पहचान कर ही ये विभक्ति है उसे उपयोग करना चाहिए। परमात्मा का महिमा अपार है। तो परमात्मा ये जो संज्ञा दी गई है उसका लिंग है वो परमात्मा का महिमा अपार है, वो ठीक से नहीं बैठता है। परमात्मा की महिमा अपार है। जो विभक्ति का दी गई है, जो का अवयव है वो गलत है। उसके साथ परमात्मा की महिमा अपार है जो की अवयव है वो सही बैठता है, इसीलिए वह शुद्ध वाक्य बनता है। मुंबई की बाजार अच्छी है। मुंबई की बाजार के बदले मुंबई का बाजार अच्छा है, ये सही वाक्य है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है। केवड़े की, देखिए केवड़े है वो पुल्लिंग में आते हैं, तो पुल्लिंग के अनुसार जो विभक्ति है वो का होनी चाहिए, इसलिए सही वाक्य बनता है मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। ये जो नियम हमने देखे वो अन्वय संबंधी नियम थे, यानी कि जो वाक्य के मेल बैठने बिठाने का जो उसके प्रयोग का प्रश्न होता है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो अन्वय संबंधी नियम के ये 10 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। आगे यहाँ पर आपको अन्य नियम यानी कि जो
अलग से 3 नियम दिए गए हैं। विभक्ति संबंधी नियम, शब्दों का उचित उपयोग, ये 2 ही नियम है, 3 नहीं है, सॉरी। अन्य नियम के अनुसार आपको यहाँ 2 नियम दिए गए हैं। वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध कैसे किया जाता है वो समझते हैं अन्य नियम के अनुसार। उसमें पहला है विभक्ति संबंधी नियम। विभक्ति संबंधी नियम में पहला देखते हैं, विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो विभक्ति लगती है उसके साथ जो सर्वनाम के रूप है वो बदल जाते हैं। विभक्ति रहित रूप, देखिए विभक्ति रहित रूप यह है और विभक्ति लगने पर जो रूप है वो इस हो जाता है। यह का इस, ये का इन, वह का उस, वे का उन, कौन का किस किन, जो का जिस जिन, कोई का रूप होता किस किन। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो परीक्षा में कभी भी अशुद्ध वाक्य यह से शुरू हो और अगर आपको लगे कि यह विभक्ति को बदलने का रूप है तो आपको वाक्य में कोई भी भूल नहीं पड़ेगी। उसके उदाहरण दिए गए हैं। यह घर में कौन रहता है, उसका सही प्रयोग है इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है, इन लोगों में एकता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो विभक्ति है वो कोई भी वाक्य में मेल नहीं खाती है। ये लोगों में एकता नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोगों तो वो बहुवचन हो जाता है, इसके साथ ये विभक्ति बैठती नहीं है। इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, उस आदमी को दौलत का घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए, उन लोगों को अनाज चाहिए। आप समझ रहे होंगे, इसी उदाहरण में से आपको समझ में आ गया होगा कि जो विभक्ति है उसका रूप कैसे बदलता है, सर्वनाम लगने से उसका रूप कैसे बदल जाता है। आगे दूसरा नियम देखते हैं। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर उसी व्यक्ति को फिर से निर्देश करना हो, यानी कि एक वाक्य बोलने के बाद फिर से उसी व्यक्ति को निर्देश करना हो तो उसमें अपना, अपनी जैसे सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। यानी कि मैं, मेरा, उसके बाद भी हमें अपनी ही बात करनी हो तो उसके साथ अपना, अपनी ऐसे शब्दों का, ऐसे सर्वनामों का उपयोग करना चाहिए। मैं मेरा काम करता हूँ, ये वाक्य गलत है। उसकी जगह मैं अपना काम करता हूँ, ये वाक्य सही है। वे उनकी धुन में मस्त है, उसके बदले वे अपनी धुन में मस्त है। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ये नियम था। उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बाद अपना ही, यानी कि अपनी खुद की बारे में ही कुछ निर्देश करना हो तो अपना, अपनी जैसे सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। आगे दूसरा नियम देखते हैं। शब्दों का उचित प्रयोग करना चाहिए। पहला नियम है शब्दों के अर्थ
अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। यानी कि कई शब्द ऐसे हैं जिसका गलत मतलब निकलता है। उसके कई उदाहरण दिए गए हैं। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। देखिए वहाँ पर नीचे लिखा गया है कि जो शुश्रूषा होती है वह रोगी की जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति जो रोगी होता है उसकी देखभाल करे तो उसे शुश्रूषा कहते हैं। यहाँ पर माता पिता की सेवा की जाती है, इसलिए सही वाक्य बैठता है हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया गया है, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। तो आयु है वह पूरे जीवन की गणना होती है। यानी कि कोई व्यक्ति मृत्यु पामे तो उसकी जो आयु होती है वो 70 वर्ष की हो तो वह आयु कहलाती है। लेकिन जीवित व्यक्ति की उम्र देखी जाती है, इसीलिए सही वाक्य है इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। दूसरा नियम देखते हैं, दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण देखे हैं, इससे बावजूद भी वह आता जाता रहता है। देखिए बावजूद और भी दोनों अपने आप में एक ही मतलब निकालते हैं। तो उसके बावजूद वह आता जाता रहता है, तो भी है वो निकल गया, इसलिए सही वाक्य बना उसके बावजूद वह आता जाता रहता। तीसरा नियम है, शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि एक वाक्य में जितने शब्द चाहिए उतने ही लिखने चाहिए। उसके सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करके वाक्य का निरर्थक उपयोग नहीं करना चाहिए। एक ही भाव का 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा भाव होता है वो एक ही वाक्य में बार बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, मात्र केवल छात्रों के लिए। देखिए मात्र और केवल ये दोनों अपने आप में समानार्थी पर्यायी शब्द हैं। इससे जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है। केवल छात्रों के लिए या फिर मात्र छात्रों के लिए, ये दोनों वाक्य अपने आप में शुद्ध है। दोनों शब्दों का जो एक ही भाव प्रकट करते हैं वह वाक्य में लिखने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, आपका भवदीय। ये अशुद्ध वाक्य है। आपका अथवा भवदीय ये दोनों शब्द अलग अलग लिखने से वाक्य शुद्ध हो जाता है। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पर ये मुहावरा था उदाहरण में, तो उसका भी गलत रूप में प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा कहा है। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, उसके मुंह से फूल गिरते हैं। तो ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि फूल झड़ते हैं। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। दूध खिलाने की चीज़ नहीं है, दूध पीने की चीज़ है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य का प्रयोग है उसमें गलत तरीके से शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह वाक्य अशुद्ध हो गया है। सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ये वाक्य शुद्ध है। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। देखिए ये बात भी सही है कि हम अपने वाक्यों
वाक्य में अपने नाम में श्री जोड़कर नहीं लिख सकते, ये गलत बात है। मेरा नाम श्री महेश भाई है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सही वाक्य है मेरा नाम महेश भाई है। तो इसी के साथ जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य थे वो उसकी जो समझूती थी वह यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, वह आपको अपने आप ही करना है। यहाँ 15 वाक्य दिए गए हैं, उसमें क्या संज्ञा की भूल है, कहाँ पर लिंग की भूल है, कहाँ पर गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो सब आपको ठीक तरीके से देखकर होमवर्क में ये 15 वाक्य लिखने हैं। इसी के साथ ये व्याकरण का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।